नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी 20 दिन का समय आपके पास बचा है। इस वीडियो में हम लोग जलवायु परिवर्तन पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिनके बारे में आपने सुन रखा है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रियो समिट, जितने भी COPs हुई हैं और जितने भी अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटे समय में बताऊंगा। और आपके जो सिलेबस है ना, उसमें जलवायु परिवर्तन पे एक टॉपिक दिया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी सम्मेलन देखेंगे कि कौन कौन से सम्मेलन हैं जिनको अर्थ समिट कहा जाता है। तो 10 वर्ष में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, UNO को शॉर्ट में UNO बोलते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो हर 10 वर्ष में UNO ऑर्गेनाइज करता है पृथ्वी सम्मेलन, और इसमें विश्व के अलग अलग देशों के नेता और उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो जो पृथ्वी सम्मेलन है ना, वो किस लिए आयोजित किया जाता है, उसके कुछ यहाँ पे पहले मुख्य उद्देश्य लिखे हैं। एक आप ओवरव्यू ले लीजिए कि ओवरऑल जो आइडिया होता है कि किस वजह से पृथ्वी सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। तो पृथ्वी के पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं ना, उनसे निपटने के लिए पहला तो ये है, और जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसके प्रभाव का है ना, उसको पता लगाने के लिए, उसका आकलन करने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि संभावित संशोधन, समाधान और उपचारात्मक उपाय, कि जो पृथ्वी के पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, इनको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। और एक प्रभावी कार्य योजना विकसित करना, ये एक इफ़ेक्टिव एक्शन प्लान बनाना, जिससे कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसके प्रभावों को कम किया जा सके। तो ये हो गए जो अर्थ समिट होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य। तो जो पहला अर्थ समिट हुआ था वो 1972 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में, और ये स्वीडन की राजधानी है। और इसको कहा क्या जाता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, UNCH, इस नाम से जाना जाता है। और इसी तरह पूछ सकता है कि जो पहला अर्थ समिट हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखा है कि वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे पर यह यूनाइटेड नेशंस की पहली महत्वपूर्ण बैठक थी। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बोल रहा है, और इसमें 114 देशों ने भाग लिया था। नोट यहाँ पे एक लिखा है कि ये जो पहली अर्थ समिट है ये स्टॉकहोम में हुई थी, लेकिन जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हम लोग अलग से पढ़ते हैं ना, वो अलग है। और जो पहली अर्थ समिट स्टॉकहोम में हुई थी, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये स्टॉकहोम सम्मेलन है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन है ना, वो 2001 में तैयार किया गया था, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है। और ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, मतलब ऐसे जो प्रदूषक हैं, प्रदूषण फैलाने वाले तत्व हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे रिलेटेड था ये, मतलब उनके यूज को कम करने से रिलेटेड था। तो 2001 में तैयार हुआ था और 2004 से ये प्रभावी हुआ था। और भारत ने भी इसमें साइन किया है, और भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 25(4) में 4 के अनुसार 2006 को इसकी पुष्टि की थी, कि मतलब भारत ने 2006 में इसमें साइन किया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन अलग है, और जो अर्थ समिट पहले हुई थी वो अलग है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा अर्थ समिट जो है। ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था अर्थ समिट और उसका मेन उद्देश्य क्या था। दूसरा जो अर्थ समिट है ना, वो 1992 में हुआ था। तो देखो, पहला 72 में हुआ, तो 82 में फिर नहीं हुआ 10 साल के बाद, तो ये 20 साल के बाद हुआ।
तो 1992 में दूसरा अर्थ समिट हुआ जो केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ, लेकिन लिखा इसमें कुछ राजनीतिक कारणों और यूएसए के हस्तक्षेप के कारण इसे आधिकारिक रूप से पृथ्वी सम्मेलन नहीं कहा जाता। कि दूसरा जो अर्थ समिट है ना वो 1992 में हुआ था 10 से 18 मई के बीच में केन्या की राजधानी नैरोबी में, लेकिन कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन्स थे और यूएस का इंटरवेंशन था। हर जगह यूएस अपना हस्तक्षेप करता रहता, कुछ उस समय आया होगा, इसमें आपको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऑफिशियल रूप से अर्थ समिट नहीं बोलते हैं। तो दूसरा आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस मैं आपके समझने के लिए मैंने ये लिख दिया। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। ये मई में हुआ था और ये जून में। ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो जो हम लोग अर्थ समिट या रियो समिट को अर्थ समिट बोल देते हैं ना, वो एक्चुअल में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन को बोलते हैं और इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED कहा जाता है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि तीसरा जो अर्थ समिट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी वो कहा जाता है। जो तीसरा जो अर्थ समिट है ना वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एजेंडा 21 ये तैयार किया गया था। तो इसमें 178 देशों ने भाग लिया और जो इसमें एक एक्शन प्लान कार्य योजना बनाई गई उसको एजेंडा 21 बोलते हैं। तो जो 21 है ना इस शब्द, इसका मतलब है 21वीं जो सदी है, 21st जो सेंचुरी है ना उसके लिए ये एक्शन प्लान बनाया गया है। 21 का मतलब ये नहीं है कि 21 कोई बनाए गए हैं ऐसे गोल, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 21वीं सदी को रिप्रेजेंट करता है, 21st सेंचुरी को। अगला जो अर्थ समिट है वो है चौथी अर्थ समिट जो 2002 में हुई थी। देखो 92 में हुई, उसके बाद 2002 में हुई, फिर 10 साल बाद 2012 में हुई। तो 2010 जो 2 में हुई वो जोहान्सबर्ग में हुई दक्षिण अफ्रीका में, और इसको बोला जाता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट USSD। तो शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है। और किस नाम से जाना जाता है चौथे अर्थ समिट को? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो चौथी जो समिट थी उसमें सतत विकास की अवधारणा की वकालत की गई। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना वो चौथी जो अर्थ समिट थी ना उसमें आया, और इसमें कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट का अधिकार है। जितनी बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है बस उतना ही ध्यान देना है आपको। पांचवा जो अर्थ समिट है वो 2012 में कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो। तो इससे पहले जो अर्थ समिट तीसरी हुई थी वो हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में। उसके 92 के बाद 20 साल बाद हुई 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है, और लेकिन ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा शहर है वो है रियो डी जेनेरियो। ऐसे आप समझ सकते हो जैसे इंडिया का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है, लेकिन इंडिया की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। 2012 में जो हुआ पांचवा अर्थ समिट, इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD, और इसको रियो +20 सम्मेलन के नाम से भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ सकता है कि रियो +20 सम्मेलन कब हुआ था। तो रियो +20 इसलिए कहा जाता है, मैं बता दिया कि 1992 में पहली बार अर्थ समिट जो हुई थी, पहली नहीं मतलब रियो में जो पहली बार हुई थी वो 1992 में हुई, उसके 20 साल बाद हुई ना 2012 में फिर से रियो में, तो इसीलिए इसको रियो +20 सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस जो समिट है में चर्चा के जो दो मुख्य बिंदु थे वो पहला था ग्रीन इकोनॉमी को कैसे तैयार किया जाए, दूसरा है सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है ना उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। बस इतने 5 अर्थ समिट हैं, उसमें से जो तीसरा है ना दूसरा वो तो आप स्किप ही कर सकते हो, जो केन्या नैरोबी में होता है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 72, 92, 2002 और 2012 इतने आप याद रखिए, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको COP बोलते हैं। तो COP 27 आपके सिलेबस में है, लेकिन जो टॉपिक का नाम है ना वो जलवायु परिवर्तन है, तो बाकी COP से भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो सीओपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, उससे पहले हमको UNFCCC इसको देखना पड़ेगा। तो लिखा है कि वर्ष 1992 का जो रियो सम्मेलन हुआ था ना, अभी हम लोग देख चुके हैं ना ऊपर, जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसको साइन किया गया था। तो UNFCCC मार्च 1994 को 197 देशों के हस्ताक्षर के साथ लागू हुई UNFCCC। और इसका सचिवालय जो है वो बॉन जर्मनी में है। अब आगे आएगा कि COP का क्या है। तो COP जो है ना इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ UNFCCC। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, ये UNFCCC की सर्वोच्च इकाई है जो निर्णय लेती है। तो ये हो गया कि COP क्या है। COP UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी सर्वोच्च बॉडी है जो रूल बनाती है। तो जो COP है वो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जबकि कुछ सदस्य और निर्णय ना लें। तो जनरली जो COP है वो हर वर्ष आयोजित की जाती है, वर्ष में एक बार। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा अर्थ समिट जो है ना वो हर 10 साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो COP हैं वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे बाकी सब आ जाएंगे। जितने भी हम लोगों ने प्रोटोकॉल और जितने समिट पढ़े ना वो सब यहीं पे आ जाएंगे COP के अंतर्गत ही, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं रहता कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये है क्या। तो ये एक्चुअल में जो COP हुई थी ना, उन्हीं कौन सी COP में कौन सा आया तो वो देखेंगे। तो जो COP पहली है ना वो 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। बस इतना याद रखना है, जिस COP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो जो पहला COP है वो 1995 में हुई, कहाँ पे, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है ये। COP 2 आपको स्किप करनी है। COP 3 1997 में हुई, इसी को क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज थे ना, उनके लिए टारगेट्स यहाँ पे डिसाइड किए गए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी करने के लिए। अगली जो है COP वो 8 है, 2002 में हुई थी। वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में। तो भारत में हुई थी ये, तो इसलिए तो यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र है ना, ये भी साइन किया गया था। यह अविकसित देशों के विकास के लिए ध्यान देता है तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए तकनीकी स्थानांतरण पर बल देता है कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं दुनिया के ना, वो कैसे विकास कर सके अपना, और जलवायु परिवर्तन को कम से कम किया जा सके। ऐसे इसके लिए जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उनसे यहाँ पे अनडेवलप्ड कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ना वो किस तरह से किया जा सकता है, उस पे ये बेस्ड था। अगली है COP 13 जो 2007 में हुई थी बाली, इंडोनेशिया में। अगली है COP 15 ये हुई थी 2009 में, और कोपेनहेगन सम्मेलन बोलते हैं। ये कोपेनहेगन में हुई थी, कहाँ पे, स्वीडन की कैपिटल है ये कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन सम्मेलन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है कि किस पे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज पे है। तो इसको यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। अगली जो आपको याद रखनी है वो है COP 16। ये 2010 में हुई, कहाँ पे, कानकुन में हुई। कहाँ, मेक्सिको का एक शहर है कानकुन। यहाँ पे कानकुन एग्रीमेंट साइन किया गया, जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारों के द्वारा एक व्यापक पैकेज, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की घोषणा करता है। विकासशील देश किस तरह से विकास भी कर सकें अपना, और जलवायु परिवर्तन जो है ना इसकी वजह से कम हो। अगला जो COP इम्पोर्टेंट है वो है 17 2011 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे एक नए वैश्विक जलवायु परिवर्तन पे एक नया अंतर्राष्ट्रीय समझौता का मसौदा तैयार किया जाए, उस पर सहमति बनी थी। कब से, 2011 का जो COP 17 था। उसी के बाद ये 2015 में जब COP 21 आयोजित किया गया था, इसी को पेरिस समझौता कहते हैं। तो यही तैयार किया गया था उसके बाद में।
तो COP 21 2015 में पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पे आयोजित किया गया था और यहाँ पे एक समझौते पे हस्ताक्षर हुए जिसको पेरिस समझौता बोलते हैं। तो पेरिस समझौता के बारे में दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि यहाँ जो पेरिस समझौता है ना, ये अपने टारगेट फिक्स किए हैं इसने कि प्री इंडस्ट्रियल एज जो थी, मतलब औद्योगिक क्रांति के पहले का जो समय था ना, उस समय जो वैश्विक जो टेम्परेचर था ना, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था, उससे अभी टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो गई है। तो ये जो वृद्धि हुई है ना पहले के टेम्परेचर से, तो वो उसकी जो लिमिट है ना वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखने के, मतलब वो तय किया गया है कि ये मैक्सिमम 2 डिग्री तक इसको मेंटेन किया जाए। और लिखा है कि इसको और यदि आगे किया जा सके तो इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जा सके। आप समझ सकते हैं यहाँ पे बात की जा रही है कि औद्योगिक क्रांति के पहले जो पृथ्वी का एवरेज तापमान था ना, उसमें बढ़ोतरी की बात की जा रही है कि सपोज पहले 13 डिग्री सेंटीग्रेड था मान लो, तो अब ये मैक्सिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और यदि आप इसको इफेक्टिव कर सकते हैं तो ये इसको 1.5 डिग्री मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ले आए तो और अच्छा होगा। और एक ये व्यवस्था करता है कितने, 100 बिलियन US$ पर ईयर के एक फंड, 100 बिलियन US$ एक फंड की व्यवस्था करता है 2020 के बाद से हर वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा। और ये धनी देशों के द्वारा इस फंड को बनाने में व्यवस्था की जाएगी और ये विकासशील और अविकसित देशों पे खर्च किए जाएंगे। और ये पैसे है ना, अब एक्चुअल में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, फंड भी है। जो डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो उनको विकास तो करना ही है, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, तो उसके लिए उनको फंड की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। तो बस इसी पे ध्यान दिया जा रहा है। अगला जो आपको याद रखना है वो है COP जो 22 है, वो 2016 में हुआ था। कहाँ पे, मार्केज मोरक्को में। और इसमें पेरिस समझौते के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और क्लाइमेट एक्शन के लिए मार्केज पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। अगला है वो है COP 23 2017 में बॉन जर्मनी में हो, जर्मनी का एक शहर है बॉन। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हुआ तो ये बॉन जर्मनी में था, लेकिन इसको होस्ट किसने किया था, फिजी ने। फिजी एक ये आइलैंड नेशन है, जैसे मालदीव है ऐसे ही, मालदीव श्रीलंका आप बोल सकते हो, इंडोनेशिया, इस तरह के द्वीपीय आइलैंड नेशन जानती होंगे आप, ऐसे नेशन जो चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। अगला है COP जो 24 वो 2018 में हुआ। कहाँ पे, कोटविक पोलैंड में। और इसमें 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए जो रूल बुक है ना उसको अंतिम रूप दिया गया। और जो ये रूल बुक थी ना, इसमें जलवायु, वित्त पोषण सुविधाओं और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार की जाने वाली कार्रवाइयों को शामिल किया गया। जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को ना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं, NDC शॉर्ट में। अगला है COP 25 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। बस इतना ही आपको याद रखना है। 26 जो है वो 2021 में हुआ। कहाँ, ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में। अभी COP जो 27 है वो 2022 में शर्म अल शेख में हुआ, जो मिस्र का एक शहर है। और इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ के जो मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम है सामेह शौकरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। COP 27 की अध्यक्षता किसने की थी। जो COP 28 है वो 2023 में दिसंबर में होगा। कहाँ पे, दुबई UAE में। तो हम लोगों ने पेरिस समझौता, इसके अंदर देखा कोपेनहेगन सम्मेलन देखा, दिल्ली घोषणा पत्र और क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब COP का हिस्सा हैं। इसके आगे अभी हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब देखते हैं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये वर्ष 1987 में इसको अपनाया गया था। ये 100 मानव जनित मतलब
एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके पीछे कृत्रिम कारणों से जो उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं मानव जनित। तो ये मानव जनित 100 से ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन जो परत है ना उसको नुकसान पहुंचाने वाले 100 से ज़्यादा मानव जनित जो सब्सटेंस है ना उनके उत्पादन और खपत को विनियमित रेगुलेट करने से संबंधित है। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक किगाली संशोधन मतलब किगाली अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक है और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको HFC बोलते हैं, इनके उत्पादन और खपत को कम करने से संबंधित है। तो जो किगाली संशोधन है ना वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किया गया था और इसे संबंधित है। इसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इनका उत्पादन और जो खपत है ना, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसको कम करने के बारे में है ये। और जो किगाली संशोधन है वो 2016 में हस्ताक्षरित किया गया, 2016 में आया, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। अब दो प्रोटोकॉल और बचे हैं, कार्टेजेना और नगोया। तो जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल है ना ये दोनों बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड हैं। किस पे? जैव विविधता संरक्षण पे। तो ये लिखा है कि यह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD बोलते हैं, उस पे बेस्ड है। तो जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ना इसको कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी भी बोलते हैं, BSP प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। 2003 में ये आया था कार्टेजेना प्रोटोकॉल। किसके परिणाम? COP5 जो था ना, जो 1999 में आयोजित किया गया था, उसी के अंतर्गत ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल COP5 का हिस्सा। इसमें 173 देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों मतलब लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स LMO का सुरक्षित अंतरण, प्रस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करना था। कि जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना उनका सुरक्षित प्रयोग और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण है ना इसको सुनिश्चित करने पे बेस्ड है। जो नगोया प्रोटोकॉल है वो नगोया जापान में जो COP10 हुई थी ना उस पे साइन किया गया था। ये भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना उसी का पार्ट है ये। और इसे अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच मतलब जेनेटिक जो रिसोर्सेस है ना उस पे पहुंच बढ़ाने और उसके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारे के लिए अपनाया गया था। तो ये हो गया नगोया प्रोटोकॉल। ये भी बायोडाइवर्सिटी पर है और ये जो जेनेटिक रिसोर्सेस है ना उनके सही तरीके से यूज पे बेस्ड है। एक है आईची टारगेट, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये 20 आईची टारगेट हैं जो नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत साइन किए गए, मतलब साइन क्या किए गए थे, ये बनाए गए थे। और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए 2011 से 2020 मतलब ये 10 साल का जो पीरियड था ना इसके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा था। तो ये लिखा है कि 20 आईची टारगेट इसी के दौरान अपनाया गया था, मतलब नगोया प्रोटोकॉल। तो मैंने अपने हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं ना उनको सभी को यहाँ पे रख दिया। इनको आप रिवाइज कीजिए, इससे ज़रूर क्वेश्चन कम से कम हो सकता है। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन तो आए ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।